29 मई को वहाँ सड़कों पे जो घटा है उससे लग रहा है कि नेपाल में हलचल फिर तेज है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाली जो इनका लक्ष्य है, मांग है, वो रियल मांग नहीं है। अब देखिए, एक तो कई लोग के लिए तो ये इंटरटेनमेंट है। पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में सबके सामने कहा कि इट इज अ बिग सेटबैक टू डेमोक्रेसी। जो लोगों को परसेप्शन है इंडिया को, इंडियंस हम लोगों को, कि चाइना फ्लर्ट कर रहा है नेपाल के साथ धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना ने नेपाल में जो खेल खेलना था वो खेला। जेनेसिस ऑफ स्मगलिंग इन इंडिया ऑफ चाइनीज गुड्स एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम नेपाल। इनका जो स्कूल, इनका जो पुराना म्यूजियम वो देखता था, मैं जाता था, स्टडी करता था ये क्या है। तो इन लोग का प्रोपागंडा का एक सबसे बड़ी कड़ी था कि सिंबल्स को सेल करें। जब मैं 1987-88 में जब नेपाल गया तो मैंने कई लेडीज़ को देखा कि ये माओ का या पिन पहना। मैंने बोला, आई टोल्ड देम इन नेपाली, यू क्यों? देन दी लेडी, ओल्ड लेडी टेल्स मी इन नेपाली, ये माँ। नेपाल की मांग है कि भाई हमें इक्वली आप ट्रीट करें, आप ये बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर छोड़ दें। लेकिन क्या वाकई इन आरोपों में कुछ सच्चाई है, या फिर ये वहाँ भी कुछ लोग केवल असंतोष पैदा करने के लिए नेपालियों के अंदर ये आरोप लगाते हैं भारत के प्रति? क्या नेपाल का समाज थोड़ा कंफ्यूज है या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं? 13 सरकारें बदल चुकी हैं। हाँ, सरकार भी देखिए कोई विचारधारा वाला सरकार नहीं है, ये दावपेच की सरकार है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक चाइनीज है, उनका अपना दृष्टिकोण है, अमेरिकन का अपना, हमारी राष्ट्र भारत का अपना दृष्टिकोण है इसके बारे में, तो अब आज डिफ्यूज्ड है। राजा गए लेकिन राज नहीं गया, कम से कम नेपाल में तो नहीं। जिस देश ने 2008 में राजशाही को अलविदा कहा था, वहीं मई 2025 में हजारों लोग सड़कों पर थे, मांग कर रहे थे कि राजा लौटाओ, राजशाही वापस लाओ, और हाँ, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ। अब सवाल ये तो है ही कि आंदोलन क्यों हुआ। सवाल ये भी है कि आवाजें फिर से क्यों गूंजने लगी हैं। क्या ये सिर्फ नाराजगी है या किसी स्ट्रेटेजी की परछाई है? और हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि नेपाल जब भीगता है, छींक भारत को आती है। नेपाल और भारत का रिश्ता सिर्फ बॉर्डर का नहीं है, बॉन्डिंग का भी है। लेकिन अब इस रिश्ते में चीन की छांव भी है। तो इस एपिसोड में पढ़ाकू नितिन में हम लेकर आए हैं नेपाल की मौजूदा उथल पुथल की परतें खोलने के लिए राजशाही की वापसी की मांग, हिंदू राष्ट्र की बहस और भारत नेपाल चीन के तिकोने रिश्ते की पेचीदगियां समझाने के लिए एक खास मेहमान, डॉक्टर महेंद्रा पी लामा। जेएनयू में आप इंटरनेशनल रिलेशंस के सीनियर प्रोफेसर हैं, सिक्किम सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सलाहकार हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम के फाउंडिंग वाइस चांसलर हैं, और भारत नेपाल की एक खास कमेटी बनी थी, इसे एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप कहा जाता है, सरकारों को सलाह देती है, उसके मेंबर भी हैं। इतना ही नहीं, जो ऐतिहासिक नाथुला ट्रेड रूट है उसे दोबारा जो खोलने का श्रेय है वो इन्हें भी मिलता है। मतलब डॉक्टर महेंद्रा पी लामा ने नेपाल को नज़दीक से देखा है, समझा है, जिया है। तो चलिए समझते हैं नेपाल की ये नई पुरानी चाह, उसकी जड़ें, उसका भूगोल और उसकी राजनीति पढ़ाकू नितिन के इस अंक के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपको महेंद्रा जी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नेपाल के बारे में एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है नेपाल को लेकर। और मुझे ये लगता है कि भारत नेपाल की बहुत बात नहीं करता, हम भारतीय लोग करते नहीं हैं, क्योंकि अमूमन जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है तो अब पड़ोसियों में तो हम पाकिस्तान बांग्लादेश की बात ज़्यादा करने लगे हैं, और जब दूर की बात होती है रूस और अमेरिका हमारे फोकस में होते हैं। लेकिन नेपाल में जब कुछ घटता है तो वो हमारी चिंता का सबब बनता है। और अभी 29 मई को वहाँ सड़कों पे जो घटा है उससे लग रहा है कि नेपाल में हलचल फिर तेज़ है। और मुझे तो ये भी लगता है जब नेपाल को जुकाम होता है तो छींकते हम भी हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है, जो पिछले दिनों में पढ़ रहा था और पॉडकास्ट भी सुन रहा था, बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ भी, तो कुछ लोगों का कहना है और आम हिंदुस्तानी का भी ऐसा कुछ मानना है कि क्या नेपाली लोग जो है या नेपाली यूथ जो है थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ उतनी ही बड़ी संख्या आपको दिखती है जो कहते हैं राजशाही वापस आनी चाहिए, अभी अभी तो गई थी, और कुछ का कहना है कि नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ढंग से होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो क्या नेपाल का समाज थोड़ा कंफ्यूज है या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो इस सवाल से शुरू करूंगा क्योंकि सबसे मौजूद यही सवाल है, अभी यही चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, समाज कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है ना। और समाज
नेपाली जो समुदाय है, समाज है, राष्ट्र है, वो सबको देखने में आज लगेगा कि दो पक्ष में विभाजित है। और दो पक्ष में जब विभाजित होने का मूल कारण है कि जिस तरह से राज संस्था को वहाँ से हटाया और जो आस्था विश्वास था एक नई सरकार, प्रजातांत्रिक ढांचा आएगी और लोग का जो एस्पिरेशंस है वो पूरी हो जाएगी, वो फेल हो गया। आपने देखा है। और फेल होने क्यों फेल हुआ, क्यों असफल हुआ, उसका बहुत सारे कारण हैं। आप उसमें बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है नेपाल में वो विभाजित है। मैं कभी सोचता हूँ कि विभाजित भी 50-50 नहीं है ना। विभाजित अभी भी डेमोक्रेसी को जो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इतने माने 200-250 साल बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आया, तो अभी भी लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। वन सेकेंडली, इसीलिए डेमोक्रेसी का फेवर में अभी भी 60-70% होगा और राजावादी जो है वो 30%, 25% होगा। लेकिन आज नेपाल में जो विभाजित एक ढांचा है, राजनैतिक ढांचा और राजनैतिक संस्कृति है, उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल होना चाहिए था कि राज संस्था किस तरह से फिर वापस आएगा, है ना। डिबेट इसमें होना चाहिए था। वह कि जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, वो प्रजातांत्रिक ढांचा किस तरह से राज संस्था को एब्जॉर्ब करेगा, रास्ता देगा या रास्ता देगा, उसके ऊपर बिल्कुल डिबेट नहीं है। हालांकि वो सबसे बड़ी डिबेट है, क्योंकि आप देखिए जब राज संस्था वहाँ से हटाया गया, उसका एक बहुत बड़ा पृष्ठभूमि था। एक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक थी और एक पृष्ठभूमि समसामयिक थी। ऐतिहासिक राज संस्था, इतने पुराने राज संस्था, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था, वहाँ पे लोग बोल नहीं सकते थे। 60 का दशक में, 70 का 80 का दशक तक, है ना। 90 में आके फिर 1990 में फिर शुरू किया कि नहीं, प्रोटेस्ट होने लगे, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए। फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आया, है ना। उसके बाद वो तो ऐतिहासिक था। उसके बाद जो समसामयिक था वो था माओइस्ट मूवमेंट, जो माओवादी ने जिस तरह का एक विशन और हिंसक जो आंदोलन किया, उसमें वो आंदोलन में एक बड़ी बात थी कि अब नेपाल में जो हम लोग चाहते थे 40, 50, 100, 150 साल से, वो परिवर्तन नहीं, वो तो चेंज था। ये लोग रूपांतरण चाहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, है ना। और वो ट्रांसफॉर्मेशन नेपाल में आ जाएगी। वहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन लोग किस में चाहते थे? एक आर्थिक विकास में। दूसरी, जो नेपाल में जात जनजाति बीच जो एक बहुत बड़ा माने डिस्क्रिमिनेशन होते थे वहाँ पे, है ना, उसमें वो लोग चाहते थे। और तीसरी चाहते थे नेपाल में जो संस्थाएं, राजा का जो संस्था है, पंचायत व्यवस्था से लेके ये थे, काठमांडू के जो काठमांडू में आधारित जो विकास होते थे, वो सब ढांचा ही पलट जाएगा होने। लेकिन और माओवादी का आंदोलन इसी आधार पे आगे बढ़ा था। लेकिन अभी लगता है कि 10 साल आंदोलन करने के बाद, वो भी भीषण और बहुत हिंसक आंदोलन, करीब लाखों सैयों लोग मर गए वहाँ पे, एक भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए आज जो नेपाल में डिबेट हो रहे हैं, वो डिबेट राजावादी एक तरह से, और दूसरी वादी जो
प्रणाली में विश्वास करते उसके बारे बीच में है, लेकिन किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर बिल्कुल डिबेट नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, राजशाही या लोकशाही की एक डिबेट हो रही है ऊपर ऊपर, लेकिन ये चर्चा होनी चाहिए कि अगर राजशाही को वहाँ एग्जिस्ट करना है लोकशाही के साथ, तो रोड मैप क्या होगा, किसी के पास नहीं है, बस दोनों सड़कों पे हैं। और जो प्रदर्शन देखने को पिछले दिनों मिला है वो बिल्कुल आसपास ही हो रहा है, और डर इस बात का था बहुत हिंसक ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ खड़े थे राजा को सपोर्ट करने वाले लोग, बहुत ही करीब खड़े थे लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाले लोग, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम हिंसा नहीं हुई वहाँ पर, और ऐसा ही को एग्जिस्टेंस का भाव बना रहे नेपाल में, ये सब यही चाहेंगे। पर मेरे मन में सवाल ये है सर कि 16-17 साल पहले यही राजा गए थे छोड़कर काठमांडू और पोखरा चले गए, ये कहकर कि सही समय नहीं है। मैं उनकी बाइट्स देख रहा था, सही समय नहीं है, सही समय नहीं है। अब एक बाइट आई जिसमें कह रहे हैं यही समय है। वो क्या देख रहे हैं? रोड मैप हमें नहीं पता, क्या पता उनके दिमाग में हो, सीरियस हैं वो? देखिए, अगर आप नेपाल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को 70 साल पहले से अभी तक देखा, जब राणा शासन खत्म हुई, जी, है ना, 1951 से आज 2025 तक देखा, तो राज का जो वंश था, राजा का जो वंश था, उसमें सबसे कमजोर, उसमें सबसे माने द वीकेस्ट आई विल टेल इज किंग ज्ञानेंद्र। अच्छा, इनका जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड है वो भी काफी चर्चा में आई है ना। तो इसीलिए लोग आज भी विश्वास नहीं करते कि अगर ज्ञानेंद्र राजा फिर वापस आएगा, तो अगर वो मजबूत थे, देश को माने देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम थे, तो वो 2006-08 में हट भी नहीं जाते थे। मतलब पहले कर लेते, जब आपको सब आता ही था तो कर लेते पहले। तो लेकिन आज राजा शासन से भी लोग को ज़्यादा परेशान कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ नहीं कर सका, इसमें फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, राइट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी जो जिस तरह का पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका जो काम करते, कार्य करते, राजनीतिक कार्यक्रम करते, जिस तरह का करप्शन है, जिस तरह का देश को राष्ट्र का विदेश नीति है ना, वो सब अगर इस 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 12 साल के अंदर हम ये करेंगे और ये तय करेंगे बोल के एक नया लीडरशिप आ गया, नया सोच लेके, और नया क्षमता वाला लीडरशिप आ गए, एजुकेटेड लीडरशिप आ गए, तो मुझको लगता है राज शासन का जो पुनर्बहाली का जो सवाल है वो स्टेडीली घट भी जाएगा, क्योंकि लोग को पता है कि राज शासन सिर्फ नाम के लिए होगा, क्योंकि उसमें जो राजा ज्ञानेंद्र है, राजा ज्ञानेंद्र ने अपना क्षमता प्रदर्शन पहले भी किया था, लेकिन कुछ सबको पता चला था कि इस तरह का, और इससे भी ज़्यादा राजा ज्ञानेंद्र के बाद क्या होगा, उनका वंश में और कौन है, ये भी लोग सवाल करने लगे। और सबको पता है कितना कमज़ोर है, कितना देशभक्त है, और कितना नेपाल को एक दूरदर्शी कार्यक्रम दे सकते, वो सब उसको भी लोग को पता है ना। लेकिन देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, जब तक राज शासन था, राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक जो विकास थी वो द्रुत गति से हो रहा था। है वहाँ पे एक दृष्टि, आप एक माने पक्ष में आप ब्राह्मण और क्षत्रिय है, और राजा के साथ मिलके ये किया वो किया, और जितने भी जनजाति, राय, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, भोटे, जितने भी मंगर वगैरह जितने भी, उनको काफ़ी
जानबूझ के इन लोगों को पीछा माने दे वर केप्ट बैकवर्ड, डिप्राइव्ड। और माओवादी का जो आंदोलन हुआ, इन्हीं लोग, इनका उसका आधार ही इन्हीं लोग थे। अच्छा लीडर थे, अच्छा। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, लेकिन जो आधार था इनका मधेश के लोग थे और यही जनजाति लोग थे। यही थे जिन्हें राजशाही ने विकास की पटरी पर नहीं रखा बल्कि पीछे रखा लगातार। इसीलिए ये लोग ओके बहुत उभर के आ गए। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, राज संस्था जब था तब पॉइंट ऑफ रेफरेंस होती है ना। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ नेपाल में करना है, नेपाल के साथ कुछ करना है, तो एक था पॉइंट ऑफ रेफरेंस, राजा। बस राजा महेंद्र था, राजा वीरेंद्र था, है ना। और सभी उन्हीं के ऊपर, अमेरिकन्स भी उन्हीं के वहाँ पास जाते थे, भारत भी हुए। लेकिन अभी देख लीजिए आप किसके पास जाएंगे। हर एक 3 महीने में, हर एक 6 महीने में सरकार चेंज, 13 सरकारें बदल चुकी हैं। हाँ, और सरकार भी देखिए कोई विचारधारा वाला सरकार नहीं है, कोई माने दूरदर्शी सरकार नहीं, ये दावपेच की सरकार है ना। आप कितने, अगर ए कॉम्बिनेशन किया, ए परम्यूटेशन किया, हम स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं ना, तो ये कॉम्बिनेशन इससे कितना महीना आगे बढ़ेगा, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना। 12 महीने के बाद क्या होगा उस माने किसी को फिक्र नहीं, चिंता नहीं, 12 महीना रहना है बस, है ना। तो इस स्थिति में लोग चाहते एक संस्था हो जो राष्ट्र को आगे बढ़ाए, राष्ट्र का छवि को वापस लाए, ये सब करने में। इसीलिए डिबेट काफ़ी माने इट इज़ नॉट अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड डिबेट। एक लोग के पास देर आर सो मेनी थिंग्स। एक चाइनीज़ है, उनका अपना दृष्टिकोण है, अमेरिकन्स का अपना, हमारी राष्ट्र भारत का अपना दृष्टिकोण है इसके बारे में। तो अब आज डिफ्यूज्ड है, कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है। माने इसको क्या बोलते हैं, इसको एक ऐसा स्थिति है कि एक कड़ी उठाने से कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, है ना। इसको इतना छोटा सा देश और इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हैं उसके साथ। ये मुझे बताइए, अब ये तो मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली भाई 2008 के बाद नेपाली जनता को ये उम्मीद थी कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करेंगी, नहीं कर पाई, तो ये वो फ्रस्ट्रेशन है। और इस फ्रस्ट्रेशन में लोग अब थोड़ा सा राजा की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन कोई खास ऐसा रोड मैप या बहुत सोचा समझा कुछ नहीं है। राजा की सपोर्ट में जो पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उसकी नाम मात्र की सीट है। तो ऐसा कोई मतलब वहाँ पर कोई बहुत अच्छा कोई आंकड़ा नहीं है उनके पास। तो माहौल है, माहौल अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो आंकड़ा है सर, 2008 से 13 सरकारें आना जाना, बनना बिगड़ना, मतलब ठीक है, पॉलिटिकल जो अस्थिरता है वो तो भारत में भी कई राज्यों में होती है ना। केंद्र में तो नहीं ना सही, हालांकि केंद्र में भी हमने भी देखा 90 के दशक में ये होता है बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट से निकले लोग अपनी मैच्योरिटी से कुछ ना कुछ समझौता कर लेते हैं और देश को आगे बढ़ा लेते हैं। नेपाल का जो ये सियासी गलियारा है, जिसमें इतने नेता दिखते हैं अलग अलग तरह के विचार के, और जिसमें भारत की जनता भी पिक करते रहते, प्रचंड आ गया तो ये तो चलो अपना ठीक आदमी है, ओली आ गया यार ये तो गाली ही देगा, तो ये सब मिलजुल के कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्या कारण है? नहीं, वही तो मैंने देखिए, हमारी राष्ट्र और नेपाल में काफ़ी बड़ा अंतर है। डेमोक्रेसी में भी हम लोग ट्रेंड डेमोक्रेटिक कंट्री। एक नेता को हम लोग ऊपर लाते, उसको नेक्स्ट इलेक्शन में उसका नामो निशान नहीं रहता, कहाँ गया हो, है ना। नेपाल में आप गत 20 साल में देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक दल भी वही है, नेता भी वही है, सोच भी वही है, कार्य प्रणाली भी वही है ना। तो चेंज ही नहीं होता है, लोग इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है। आज भी लोग, हम कांग्रेस को वोट दे के, मेजॉरिटी दे के कांग्रेस का स्टेबल सरकार बनाएंगे, जो भी बोलता है नेपाली कांग्रेस, है ना,
वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को बोलते, वोट दे के इसको मेजोरिटी दे के हम स्टेबल गवर्नमेंट बनाए थे, लेकिन वो वोट देते भी है, लेकिन फिर नेता तो वही है। अच्छा, नेता चेहरे तो नहीं वही, बदलते हैं। चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता। और नेपाली कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, वो नेपाल की सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ, और ये 4-5 नेताएं हैं, वो 4-5 नेताएं ने बहुत बड़ा अपने किस तरह से माने सरवाइव कर रहा है सीख लिया है। पर्सनल सर्वाइवल सीख लिया है। हाँ, अमेरिका के साथ किस तरह से व्यवहार करके हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, भारत के साथ किस तरह से आगे बढ़ेंगे, चाइना को कब लाना है, कब कॉर्नर करना है, वो सब सीख लिया है। तो पैटर्न आपने 20 साल में बिल्कुल वही पैटर्न, हम तो पढ़ते हैं नेबरिंग कंट्रीज का, हमारा तो है ना, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार सब नेबरिंग कंट्रीज पढ़ते हैं, लेकिन नेपाल का पैटर्न एक अद्भुत पैटर्न है कि ये 5 नेता है, 6 नेता है, किसको कहाँ कब और क्यों खेलना है, किस किस का मेरा राष्ट्र में क्या भूमिका होगा, वो सब इनको पता है। ठीक है। माने और वही करते रहते, इधर वाला वही करते रहे। आज वही हालत, इसीलिए कभी भी भारत ये नहीं बोल सकता है कि ये अब हमारी जो मनपसंद का सरकार है वो आ गया, हम इनके साथ मिलके ये करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा गेम। वो पूरा गेम ही चेंज होगा। उस पर मैं आऊँगा, भारत की मनपसंद सरकार, चीन की मनपसंद सरकार पर। मुझे बताइए, अभी आपकी बातों से जो मुझे फिर लगा, मैं तो अभी तक ये समझ रहा था कि राजशाही को लाने के लिए सबसे ज़्यादा जो शुभकामनाएं होंगी वो तो उन लोगों की होंगी जो पुराने लोग होंगे, जो थोड़ी पुरानी सोच रखते होंगे। पर आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी थी, इनसे मोह भंग तो फिर यूथ का हुआ होगा। तो क्या राजशाही को लाने की जो ये नारेबाजी हो रही है, उसमें यूथ भी शामिल ज़्यादा है? बहुत। ये तो उल्टा हो गया एकदम। मुझे लगा पुराने विचार वाले लोग ज़्यादा होंगे राजशाही के पीछे। अभी का देखिए, अभी जो पुराना विचार वाला, जो राजशाही का विचार वाला, राजशाही को जो सपोर्ट करने वाला का जनरेशन लगभग खत्म ही हो गया है अभी। अच्छा। हाँ, अभी कौन है? अभी इस आप मूवमेंट में देख लीजिए तो आपको पता चलेगा, लिंगदेन जो आरपीपी का लीडर है, वो नया जनरेशन है। पुराना जनरेशन में प्रकाश लोहानी, पशुपति शमशेर राणा, हाँ। यही लोग है ना, ये 2-3 लोग हैं, नहीं तो सब नए आ गए, है ना। तो और नए लोग जब आए, इन लोगों ने अपने अपने पार्टी ग्रुप लेके आए, है ना, और इसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। अब जो आरपीपी में देख लीजिए, ये भी ब्राह्मण और क्षत्रिय का पार्टी था। ज़्यादातर लोग राजा को सपोर्ट करने वाले ब्राह्मण। अभी जो आरपीपी का जो हेड है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, लिंगदेन है, वो जनजाति है ना। और लिंगदेन को सपोर्ट करने के लिए जितने भी जनजाति है वो तो साथ आई, उसके सिवाय फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण भी है, क्षेत्रीय और ब्राह्मण बोलते हैं। तो और वो ताकतें भी क्या जो हिंदू शाही लाना चाहती हैं? हाँ, देखिए, वो तो मुझको लगता है जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली जो इनका लक्ष्य है, मांग है, वो मुझको लगता है वो माने रियल मांग नहीं है इनका देखिए, अगर ये हो गया तो इनको लगता है कि अगर हमने हिंदू का बात किया और हिंदू धर्म का बात किया तो भारत सरकार हमको सपोर्ट करेगा। अच्छा। हाँ, उस दृष्टिकोण में से ये लोग उठा रहे। लेकिन ज़्यादातर नेपाली लोग धर्म से संबंध नहीं रखते। ये लोग क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है, सब मिलके रहते हैं। तो वहाँ मिशनरी वाला इशू भी है। मिशनरी बहुत है, क्रिश्चियंस है ना, मुस्लिम्स। आपको कम से कम मुस्लिम पॉपुलेशन वुड बी अबाउट 40 साल पहले 2% 3% था। आज मुझको लगता है करीब कम से कम 8% होगा, है ना। क्रिश्चियन है इसी तरह से, लेकिन सब मिलके रहते हैं वहाँ पे, है ना। तो सिचुएशन जो स्थिति है वो नाजुक तो नहीं है, लेकिन माने एक माने सिचुएशन ऐसा है कि इसको काफ़ी
तरफ से इसको देखना पड़ेगा और अध्ययन करना पड़ेगा। और राजा को देख के अच्छा तो लगा होगा ये बात, जब पोखरा से काठमांडू पहुंचे तो अच्छी खासी भीड़ थी उनके स्वागत में। उन्हें उम्मीद तो नहीं रही होगी 16-17 साल बाद। अच्छा, हाँ, मैं वही था। तो आपने देखा क्या माहौल था? हाँ, माहौल माने अब देखिए, एक तो कई लोग के लिए तो ये इंटरटेनमेंट है ना, और नेपाली लोग जो है वो बहुत इंटरटेनमेंट लवर है। हमारे ऐसे ही हैं। हाँ, हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र में है, दार्जिलिंग, सिक्किम, नागालैंड, हम लोग इंटरटेनमेंट बहुत, मैंने वी लव टू एंजॉय आवर लाइफ। कि भीड़ हो रही है तो खड़े हो गए। गाइए, नाच है ना। तो उनमें से अब कितने लोग कमिटेड हैं वो तो देखना पड़ेगा। और लेकिन आप किसी को भी पूछ लीजिए, अगर राजा को वापस आना है तो आपका रिपब्लिक को क्या होगा? आपने फेडरलिज्म बनाया, साथ साथ नए प्रांत क्रिएट किया है, नया बनाया है, उसका क्या होगा? आपका राष्ट्रपति का क्या होगा? आपका डिस्ट्रिक्ट को क्या होगा? आपका जो 3 टायर इलेक्शन सिस्टम है, पार्लियामेंट है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद पंचायत का वो इलेक्शन सिस्टम का, उसमें माने कोई भी क्लियर नहीं। राजा ने 17 साल तक कोई काम भी नहीं किया इस मामले में कि जब मैं जनता के बीच दोबारा घर जाऊंगा, स्कीम दिमाग में है ही, तो भाई मैं ये बताऊंगा कि ये देखिए, हमने प्रजातंत्र आपके कहने पे हम लाए, ये फेल हुआ, आप भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, मेरे पास अब एक और विकल्प है, लाइए मैं बताता हूँ अब कैसे चलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं। मैंने ये नहीं देखा कि राजा खुद ने और राजा वादियों ने एक प्रष्ट ढंग में कुछ नहीं अपना कार्यक्रम रखा है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक हमारा ढांचा इस तरह का होगा, हमारी संवैधानिक परिवर्तन इस तरह से करेंगे। इसके बारे में कोई डिबेट नहीं है। इसके बारे में कोई डिबेट नहीं। अभी आप मनपसंद सरकारों की बात कह रहे थे। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चुनाव भी होते हैं हमारे यहाँ, है ना। मैं ये तो नहीं कहता कि मतलब हम महान लोकतंत्र हो गए हैं, लेकिन उस तरफ तो हम जा ही रहे हैं, धीरे धीरे प्रयोग करते करते सीख भी रहे हैं, हो भी जाएंगे एक दिन। और नेपाल बिल्कुल हमारा सबसे अच्छा और सच्चा पड़ोसी है, जिसके साथ कभी बॉर्डर नहीं रहा। इनफैक्ट मुझे याद है बचपन में मैं कभी अभी कह भी रहा था कि मैं एयरफोर्स के स्कूल्स में पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल्स में, तो हमारे साथ अक्सर क्लासरूम में कोई ना कोई नेपाली बच्चा पढ़ा है। और जब तक हमें बहुत समझ नहीं थी, हमने हमेशा यही समझा और माना है कि जैसे हम यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहते हैं, ऐसे ही कोई नेपाल भी कहीं आसपास है। मतलब हालांकि वो बात नेपालियों के लिए बड़ी ऑफेंसिव है, वो एक अलग बात है, वो हमें बाद में समझ में आई, लेकिन तब तो हम इतना आसपास, साथ में एक तरह की भाषा, एक तरह का खाना, तो हमें लगता था कि नेपाल ऐसे ही कोई प्रांत होगा भारत का, मतलब इतना क्लोज है, मैं ये कह रहा हूँ। तो उनकी अलग आइडेंटिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब नहीं पता था। तो हम एक लोकतंत्र हैं और हम ठीक ठाक चलाए भी हमने। नेपाल 18 साल में हाफ गया और हम उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जब तक राजशाही थी हमारे संबंध ठीक थे, और जैसे ही वो लोकतांत्रिक हुए हमसे उनकी बातें खराब होनी शुरू हो गई। ये क्या हुआ? वहाँ तो डेमोक्रेसी होती तो हमारे साथ संबंध अच्छे होने चाहिए थे, और तो ये क्यों हुआ? देखिए, नेपाल में जो राजतांत्रिक प्रणाली था, जब राजा महेंद्र त्रिभुवन के बाद जब राजा महेंद्र ने सत्ता संभाला, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। और विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का भारत के साथ बहुत गहरा संबंध था। उसका ट्रेनिंग, एजुकेशन, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब इंडिया से ही, क्योंकि ये लोग, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, इससे बहुत ये लोग जुड़े हुए थे, प्रफुल्लित थे। ये लोग गंभीरता से लेते थे, क्योंकि नेपाल में इस तरह का कभी नहीं हुआ था। वो सोचते थे कि जो भारत में हुआ हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए। और जब फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया, उसके 18 महीने के अंदर राजा महेंद्र ने बोला कि अब हमको ऐसा डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। साल क्या रहा होगा? 1960 दिसंबर, 15 दिसंबर, आई स्टिल रिमेम्बर। हम्म। और उन्होंने
चार ऐसा काम किया जिससे नेपाल के लिए अपना सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी का रीअसर्शन हुआ। लेकिन भारत जैसा राष्ट्र को जो गहरा संबंध था उसमें थोड़ा सा ठेस पहुंचा। एक काम किया कि हमने तो बिहार से काठमांडू तक का त्रिभुवन राजपथ बनाया मिड 50s में, और राजा ने क्या किया कि अच्छा, इंडिया ने तो जोड़ लिया इंडिया और काठमांडू को, अब मैं चाइना और नेपाल को काठमांडू को जोड़ूंगा बोल के उसने अर्निको राजमार्ग जो हाईवे बनाया तिब्बत जाने वाला उसको जोड़ दिया। बहुत कम लोगों को पता है वाली बात जो आप कह रहे हैं कि ये काम 60 में शुरू हो चुके थे। भाई एकदम और एकदम। दूसरी बात उन्होंने एक किया कि तब तक जितने भी नेपाली पश्चिम नेपाल से पूर्वी नेपाल जाते थे, हमारा दार्चुला यूपी वगैरह से जाते थे, पूर्वी नेपाल माने दार्जिलिंग सिक्किम बंगाल के तरफ जाते थे, तो ये लोग नीचे आके पूरा इंडिया में ट्रैवल करके उधर जाते थे। इसका मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से नेपाल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जुड़ा हुआ था। हाँ, मतलब इंटरनली नेपाल का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। तो इधर वाले नेपाली इंडिया से होते हुए उधर वाले नेपाल में जाते अभी भी भूटान ऐसा ही करता। अच्छा, अभी भी भूटान उन्हें हमारी तरफ आना पड़ता है। अगर आपको पश्चिम भूटान से, वेस्टर्न भूटान से आपको ईस्टर्न भूटान जाना है तो ये लोग पूरा सिलीगुड़ी से लेके गुवाहाटी से लेके जाना पड़ेगा वो रास्ता, और बिजली भी ऐसा ही जाता है, ट्रेड भी ऐसा ही होता है ना। और राजा ने तब क्या किया कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, अब हमारी अंदर रास्ता होना चाहिए, इसीलिए पूर्व पश्चिम राजमार्ग शुरू किया जिसका नाम अभी रखा है महेंद्र राजमार्ग। अंदर है ना। और उसमें काफ़ी लास्ट पोर्शन जो था कोलपुर बनबासा, हमारी उत्तराखंड का पास ही है, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था 1987 में, क्योंकि वो रास्ता बनाने के लिए चाइनीज़ को टेंडर मिला और वो पॉलिटिकल टेंडरिंग था। और हमारी जब तब की सरकार, राजीव गांधी जी का जो सरकार था, उन्होंने लॉ मिनिस्टर पी शिवशंकर जी को भेजा। तब का सेकंड ब्लॉकेड हुआ तब इंडिया और नेपाल के बीच में, है ना। फर्स्ट कब है? फर्स्ट 1970 में, 71, उसका भी काफ़ी बड़ा इतिहास। और सेकंड ये आप राजीव का बता रहे हैं, एंड थर्ड जो मुझे याद है 2015 जो हमें याद है जब सब ट्रक खड़े हो गए थे। तो लोग दो ही को याद करते हैं, लेकिन अब हम लोग तो इसमें और तीसरा काम उन्होंने क्या किया कि राजा महेंद्र को लगा कि अगर नेपाल में राजतंत्र को कोई खतरा हो, है ना, वह नेपाल में भारत जैसा प्रजातंत्र लाने में अगर किसी को सफलता प्राप्त होगा तो ये लोग मधेश खंड में प्लेन के लोग ही लाएगा, क्योंकि इनका प्लेन के लोग जो है, मधेश के लोग है, वो भारत में आवाज जावत करता है, व्यापार करता है, शादी ये करता है, वो जो ग्राउंड एरिया में रहते हैं, हिल एरिया से नीचे मधेसी जिनके कहते हैं, उनकी ज्यादा रोटी बेटी के संबंध भारत से हैं। बिहार में, यूपी में है, उसमें वो सभी। और उन्होंने क्या किया कि अब मैं होने नहीं दूंगा। और इसी तरह भूटान में जो रेफ्यूजी का शुरू हुआ 1990 में, इससे भी जुड़ा हुआ, इसी तरह का भूटान का राजा की सोच भी आ गए। अच्छा, है ना। उसके बारे में किसी अलग और पॉडकास्ट में करेंगे जरूर। लेकिन राजा ने क्या किया कि जितने भी पहाड़वासी है, तुम लोग प्लेन्स एरिया में चले जाओ, तुमको हम जमीन देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम वापस नहीं आओगे। अच्छा, वापस नहीं आओगे, वहीं पे फसल करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, लेके मिड हिल्स, इनका हाई हिल्स माउंटेन, मिड हिल्स से लोग को काफ़ी लाके क्या वहाँ पे मधेसियों के बीच बसाया। हाँ, मधेसियों के बीच बसाया, ताकि सो दैट उनका डोमिनेंस जो है वो टूटे। और क्योंकि उसको थ्रेट यही था कि ये मधेसी गड़बड़ करेंगे। हाँ, ये लोग ही इंडिया के साथ मिलके ये जा सकते हैं, क्योंकि इनके संबंध ये सब
जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और चौथी बात इन्होंने एक किया कि नेपाल में जो करेंसी है सिस्टम, पूर्वी नेपाल में और पश्चिम नेपाल में भारतीय रुपया चलते थे, है ना। इन लोगों ने बोला अब मैं बंद कर दूंगा, अब मैं बंद कर दूंगा इसको, पूरी नेपाल में भारतीय नेपाली रुपये ही चलेगा। इसीलिए 1965-66 में इंडिया और नेपाल का पैसा का पेगिंग हुआ। अच्छा, है ना। पेगिंग हुआ माने भारत के भी चला सकते हो, इंडिया कह रहे नेपाल का भी चला सकते हो, क्योंकि डिविएट ड्रास्टिक क्योंकि अब नहीं कोई हुआ। सिस्टम बचा नहीं, हाँ। दोनों चल रहे हैं। है ना अभी भी। लेकिन लोग को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से पेगिंग हो गया। तो ये 4 काम किया, और चारों काम जो किया, पंडित नेहरू ने तो पार्लियामेंट में तब बोला कि जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया, पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में सबके सामने कहा कि इट इज़ अ बिग सेटबैक टू डेमोक्रेसी बोल के। ओके, है ना। तो तभी से शुरू हुआ। उसके बाद आप देखा तो कंपटीशन होने लगा नेपाल में। इंडिया देवीघाट प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाएगा, चाइनीज़ सुनकोसी बनाएगा, है ना। इंडिया का जो गोरखपुर से जोड़ने वाले जो पोखरा तक, दूसरा बड़ा सिटी जाने तक सिद्धार्थ हाईवे बनाएगा। नेपाल कह रहे चाइनीज़ काठमांडू से आपका पोखरा जोड़ने के लिए पृथ्वी राजमार्ग बनाएगा। इंडिया यूनिवर्सिटी बनाएगा, चाइनीज़ रिंग रोड बनाएगा, है ना। और लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 50 के दशक में, 60 के दशक में गौचर एयरपोर्ट, जो अभी त्रिभुवन बोलते हैं जी, वो इंडिया ने बनाया था। पूरा टेलीफोन सिस्टम इंडिया ने किया था, पूरा पोस्टल सिस्टम इंडिया ने, जहाँ से IC-814 हाईजैक हुई थी। एब्सोल्युटली सब इंडिया ने शुरुआत किया था। लेकिन चाइनीज़ आस्ते 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 आके इन लोगों ने अपना माने जो वहाँ पे जो वर्चस्व है उसको और बढ़ाया, उसको और मजबूत किया, सुगठित और संगठित दोनों किया इन लोगों ने, है ना। तो मैं टोक के आपको कह रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे जो लोगों को परसेप्शन है इंडिया को, इंडियंस हम लोगों को, कि चाइना फ्लर्ट कर रहा है नेपाल के साथ धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बातों से लग रहा है कि भाई तो 60 के दशक से नेपाल नहीं करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नेपाल को लगा कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है और ये बहुत लोकतंत्र कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अब इधर भी बात करनी शुरू करते हैं। देखिए, ये बात तो मानना पड़ेगा कि जब तक चाइना में जो कल्चरल रेवोल्यूशन ख़त्म नहीं हुई, है ना, जो इनका जो सांस्कृतिक क्रांति थी माओ की, वो माओ की जब तक ख़त्म नहीं हुई, तब तक चाइना नेपाल में ढल पल था। हाँ, क्या करे, है ना। एक तरह तिब्बत का प्रॉब्लम था, दूसरी तरह अपना डोमेस्टिक इतना सीरियस प्रॉब्लम था। 1962 में फेमिन हुआ था, है ना, 80 लाख लोग मर गए। आपने हैलिडे और चैंग का किताब पढ़ा तो चाइना में बहुत उथल पुथल इतना ज़्यादा था, है ना। तो इस मामले में चाइना ने नेपाल में अपना जो वर्चस्व है उसको सुगठित करने के लिए सोचा भी नहीं और कर भी नहीं सकते थे। लेकिन हमारी तो स्टेबल था, है ना। लेकिन चाइना ने नेपाल में जो खेल खेलना था वो खेला। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट था नेपाल में, सुनकोसी लेके, हाइडल प्रोजेक्ट से लेके आपका रिंग रोड नेपाल का ऊपर रोड, है ना। तो चाइना ने एक शर्त रखा नेपाल को कि जितने भी लोकल कॉस्ट है तुम्हारा, है ना, पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए, सैंड के लिए और लेबर के लिए, वो कॉस्ट हम नहीं देंगे हमारा प्रोजेक्ट में। एक कॉस्ट तुम एक काम करो, कैंटोन ट्रेड फेयर में आ जाओ और तुमको जो भी लेना है वहाँ से ले जाओ और ये सामान तुम बेच के
नेपाल में बेच के, वह कहीं पे भी बेचो, वो तुम्हारा हमारा जो लोकल कॉस्ट है चाइनीज प्रोजेक्ट्स, वो तुम उससे पूरी करो, है ना। तो आप ये देख लीजिए, धीरे से अब देख लीजिए एक माने कितना कितना सोच था चाइनीज का तब के 60 का 70 का दशक में। तो जीन्स से लेके, लिपस्टिक से लेके, तो आपका ये जो छतरी से लेके, आप क्या जूता से लेके, आपको इलेक्ट्रॉनिक सारे वॉच से, brands। सब चाइनीज आने लगे, यस, है ना। जब मैं दार्जिलिंग में पढ़ता था तब स्कूल में 70 के दशक में हम लोग चाइनीज पेन है सही कह रहे हैं। है ना, चाइनीज छतरी है। सबसे पहले हिंदुस्तान में वहीं से माल आना शुरू हुआ था। एब्सोल्युटली। इसीलिए हम भारतीयों को माने फॉरेन गुड्स जब बोलते थे, किसी को भी अमेरिकन में याद नहीं आता था, सब, हाँ। जापानीज नहीं आता था, आपको पता है ना, ये सब चाइनीज सब गुड्स। चाइनीज था। और लेकिन कई लोगों को पता भी नहीं था कि ये कैसे आता है नेपाल में, हाँ, व्यापार से नहीं आते। और नेपाल और चाइना का व्यापार तो वो जो काठमांडू कोदारी रोड से 1% भी नहीं था टोटल ऑन नेपाल पेपर तो trade, था ही नहीं कुछ, है ना। लेकिन ये लोग पूरा लेके तब से चल रहा है। हाँ। सो द जेनेसिस ऑफ स्मगलिंग इन इंडिया ऑफ चाइनीज गुड्स एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम नेपाल। ये तो याद करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे आप आज लोग बोलते हैं कि नेपाल में माओवादी क्यों, माओ क्यों, लेनिन क्यों नहीं, मार्क्स क्यों नहीं, है ना। और एक साधारण नेपाली को गांव में रहने, कृषि उद्योग करने को, है ना, वह एक साधारण जो है उसको माओ से क्या लेना था, वो नहीं जाता, कौन बता रहा है उसे, है ना। इन लोगों ने क्या किया कि 50 का 60 का 70 का दशक में जब चेयरमैन माओ, है ना, शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ एक नेता बनने लगे, बाय फोर्स, बाय दिस, व्हाटएवर इट इज, तो इनका प्रोपागंडा था। वो प्रोपागंडा अभी हम लोग जब चाइना, मैं तो चाइना में पढ़ा आया हूँ, हाँ, क्योंकि इनका जो स्कूल, इनका जो पुराना म्यूजियम वो देखता था, और मैं जाता था, स्टडी करता था ये क्या है। तो इन लोग का प्रोपागंडा का एक सबसे बड़ी कड़ी था कि सिंबल्स को सेल करे आप, है ना। अब सबको मानना पड़ेगा कि हमारे कोई नहीं है, सिर्फ चेयरमैन माओ से तुंग है। ओके। तो सिंबल्स को ये लोग प्रोपागंडा सिंबल आप कह रहे हैं बेसिकली कि सॉफ्ट पावर है, नहीं आपका एक ब्रांड है, नहीं, फिर आप देख लीजिए ना, विचार। नहीं, सिंबल्स देख लीजिए। आप प्लेट में खाना खाते, वहीं पे माओ का फोटोग्राफ। अच्छा, ऐसे धीरे से एंट्री कराओ। हाँ, अच्छा, आप सुबह उठ के मिरर देखते हैं, वहीं पे माओ, वहाँ पे माओ है, हाँ, है ना। आप घड़ी देखते हैं, वहीं पे माओ, है ना। तो उनका जो इंटरनल प्रैक्टिस था कि माओ, चेयरमैन माओ किस तरह से जीवित रहे वहाँ पे, और किस तरह से सजीव रहे वहाँ पे, है ना। इन लोगों ने नेपाल में जब आया, तो नेपाल में अब चेयरमैन को, माओ को किस तरह से जीवित करे, किस तरह से इसको आगे बढ़ाए, तो इन लोगों ने क्या किया कि कहीं पे भी, जहाँ पे भी फोटोग्राफ चाइनीज प्रोजेक्ट है, वहाँ पे माओ का छोटा छोटा लेपल पिन सबको बांट दिया, और बताओ, लगाओ इसको, पता हो ना बताओ, लगा लो। हाँ, बच्चे। हाँ। तो जब मैं 1987-88 में जब नेपाल गया, तो मैंने कई लेडीज को देखा कि ये माओ का यह पिन पहना, लेपल पिन। मैंने बोला, आई टोल्ड देम इन नेपाली, यू क्यों हो? देन दी ओल्ड लेडी टेल्स मी इन नेपाली, ये माँ को तस्वीर, माने शी डजंट नो हु इज माओवादी, हु इज माओ, राइट। माने बट दैट प्रोपागंडा वो एंट्री कर गया, and that propaganda was converted into a movement to a large extent by the Maoist. तो नहीं तो उसको, एक साधारण नेपाली को चेयरमैन माओ से और माओ से तुंग से क्या लेना देना है, बताइए। और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में जहां आप कह रहे हैं कि नक्सल खत्म हो गए, वहां भी शायद धीरे धीरे इसी स्ट्रेटेजी का यूज हुआ। तो इनका जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकली देखिए ना, स्मगलिंग किस तरह से शुरू किया, है ना। पुरानी मेहनत है। एकदम मैं जब कैंटोन में गया, ग्वांगडोंग में,
आप अभी भी पढ़ाते हैं हाँ सिचुआन यूनिवर्सिटी चाइना में? हाँ, जब मैं पढ़ा था करता था तो आई यूज टू गो अराउंड लॉट ऑफ स्टोरीज आई हैव राइट। क्यों तो मैं जब कैंटोन आपका में भारी भरकम प्रोफाइल है बहुत। एक एक परिचय पे आपकी अगर बात करूंगा तो बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट होंगे अलग है ना, अलग। तो देन सो दैट इज द केस। सो राजा महेंद्र का जो बात था उन्होंने सुन, तब इंडिया भारत सरकार सोचने लगे कि हमारे लिए राजा का संस्था फेवरेबल नहीं है, ओके। है ना। फिर हम ये क्यों मानते हैं कि अगर लोकशाही आएगी तो इंडिया के साथ सब चीज़ें ठीक चलने लगेंगी, क्योंकि लोकशाही के साथ तो हमारा ठीक है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये हमारे साथ ठीक नहीं है थोड़ा? नहीं, अब पॉलिटिकल पार्टीज तो राज संस्था भी और नैतिक पतन में भी और राजनीतिक पतन में भी नीचे आ गया, इसीलिए कम से कम वो तो ठीक था। अच्छा, हम कंपैरिजन हाँ, करें। कम से कम हम जाके राजा को बोलते थे ये करो ये ना करो, अच्छा। है ना। तो अब राजा वीरेंद्र की बात आई, है ना। आपने महाराज कृष्ण रसगोत्रा का पढ़ लीजिए किताब, जब सिक्किम भारत में मर्ज हुई जी 1975 में, तब नेपाल में बहुत हंगामा हुआ। हाँ, मेरे पास ये सवाल भी था, मैं पूछने वाला था क्या हुआ था। तो तब वहाँ पे जब सिक्किम है ना एक प्रोटेक्टरेट था इंडिया का, तब मर्ज होने के बाद 1975 में वहाँ के अब राजा नेपाल छोग्याल अब पूरा सिस्टम से आउट हो गया, डेमोक्रेसी आ गया। तो नेपाल के राजा और भूटान के राजा ये सोचने लगे कि हमारे भी यही हालत हो सकता है ना, क्योंकि ओपन बॉर्डर था और हम भारत ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण में गोरखपुर और नेपाल का बॉर्डर को बॉर्डर नहीं मानते, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा का दृष्टिकोण में फुनचोलिंग और जयगांव को बॉर्डर नहीं मानते। हमारे लिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दृष्टिकोण में नेपाल के पीछे जो हिमालय है वो बॉर्डर है, वो बॉर्डर। हाँ, भौगोलिक बॉर्डर तो हम यही मानते हैं अपना, है ना। तो हाँ, ज्योग्राफी को हम मानते हैं, सॉवरेन है आप, सार्वभौमिक है, आपका अपना आइडेंटिटी। लेकिन जब भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आते हैं तो हिमालय हमारा प्रहरी है, वो तो बीच में नेपाल वो नहीं है। अंग्रेज ने ही शुरू किया था, 1923 का एक्ट देख लीजिए, बिल्कुल, है ना। तो इन लोगों को ये लोग काफ़ी भयभीत रहा, माने उस दौरान तो उन्हें डर रहा कि जैसे सिक्किम के साथ कर दिया हमारे साथ इंडिया ही कर देगा। हाँ, क्योंकि एक तरह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कर दिया, है ना। अभी आप सिद्धू साहब का किताब पढ़ लीजिए, है ना। और दूसरी तरफ फिर सिक्किम को किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक प्रोटेक्टरेट, हालांकि सिक्किम का डिफेंस, सिक्किम का फॉरेन पॉलिसी, सिक्किम का फाइनेंस, सिक्किम का प्लानिंग भारत ही करते थे। आप सिक्किम में अभी भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं? हाँ, मैं हूँ वहाँ पे। तो इसने इन दोनों भारत और भूटान का राजा के मन में एक काफी नर्वसनेस पैदा करती। और तभी नेपाल का राजा जब वीरेंद्र ने एक नया विदेश नीति लाया कि नेपाल एज अ जोन ऑफ पीस, ये शांति क्षेत्र घोषित किया। और उसको मैंने अभी भी मैं वो विश्व प्रधान का किताब कभी कभी पढ़ता हूँ, करीब 122-23 राष्ट्र ने उसको स्वीकार कर लिया कि यस नेपाल इज। इसका मतलब क्या हुआ जोन ऑफ पीस का? सुनिए ना, जोन ऑफ पीस 122-23, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करने में सिर्फ एक ही राष्ट्र रहा, वो भारत, है ना। भारत ने इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि जोन ऑफ पीस में जो इन लोगों राजा ने एक प्रपोजल रखा था विश्व स्तर पे, उसमें मुझको लगता है 3 या 4 या 2 धारा में लिखा, एक ऐसा लिखा था कि हम बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप। तो भारत ने सोचा कि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया
तो हमारी जितने भी वहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रमोशन करने के लिए एक्टिविटीज़ होगा वो सब ठप हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक और अनेक और दूसरा कारण भी थे। तो राज संस्था का साथ फिर भारत का दूसरा टक्कर हो गया, है ना। और राजा ने दूसरा काम भी कर लिया कि अगर नेपाल में डेमोक्रेसी माने राजा महेंद्र ने तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग को लेके रखा नीचे, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नहीं, अगर यहाँ पे मेरा राष्ट्र में अगर डेमोक्रेसी भारत की मॉडल में डेमोक्रेसी आएगा तो फिर मध्य क्षेत्र से ही आएगा बोल के उसने क्या किया, जितने भी नेपाली भाषी नहीं है मधेश में, हम उसको दूसरे भाषा नेपाली बोलना पड़ेगा, हिंदी भाषी, मैथिली भाषी, भोजपुरी थी, है ना। ये नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा वहाँ पे, नेपाली बोलो। और दूसरी इन्होंने क्या किया कि हम सिटीजनशिप जो राइट्स है मधेश के लोग को हम नहीं देंगे। अच्छा, बात नागरिकता पर आ गई। नागरिकता हम इसको बिल्कुल ठप कर देंगे। तो इसीलिए तो मधेश का आंदोलन शुरू हुआ। और वो ये है कि राजशाही की दृष्टि ये है कि मधेसी प्रो इंडिया है। इसीलिए मैंने इसका काफ़ी सारे, तो राजा ने वो किया। तो फिर उन लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए जो ये सोच रहे हैं कि राजशाही आने पर इंडिया के साथ बड़े अच्छे संबंध हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजशाही और डेमोक्रेटिक इंडिया की आपस में हमेशा टक्कर रही है। हाँ, मैंने हिस्टोरिकली रही है। लेकिन अब अगर राज संस्था वापस आ गए भी तो उस तरह का सोच वाली राज संस्था नहीं होगी। उस तरह का जो कार्य प्रणाली थे वो नहीं होगा, क्योंकि पूरा नेपाल का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना वो पूरा चेंज हो गया। इसीलिए सोसाइटी बदल गई। आप पूरा वही बात हो रही थी हमारी, क्योंकि ये तीसरी जनरेशन है। इन लोगों तो अभी का जनरेशन को तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि राजा महेंद्र क्या थे वो भी पता नहीं। हाँ, ऐसा जनरेशन आ गया। जैसे सिक्किम में ऐसा जनरेशन आ गया कि 1975 से पहले सिक्किम क्या थे वो भी जनरेशन। मैं बोल रहा था इस बार जब हम लोगों ने इंडिया टुडे का फंक्शन में कॉन्क्लेव हुआ था, तो मैं बोल रहा था तब सिक्किम का पर कैपिटा इनकम 1975 में 500 रुपया था पर कैपिटा, है ना। और वो नेपाल और भूटान से ज़्यादा था तब। आज सिक्किम का पर कैपिटा इनकम कम से कम 7-7.5 लाख हो गया, हाईएस्ट इन द कंट्री विदिन 50 years, हाईएस्ट इन द कंट्री। मैंने लेकिन लोग को पता नहीं कि 75 में क्या था, है ना। तो ये हमारी ड्यूटी है कि लोग को बता दे। ये था, हम जब शिक्षक लोग हम लोग जब क्लास में जाते थे हम लोग बता दे नेपाल ऐसा था, भूटान ऐसा था, पाकिस्तान ऐसा था। तो हमारी तो काम ही वही कि ब्यूरोक्रेट्स आज को देखते, राजनीतिक दल आज का देखते, नेता हमारी काम है कि आज तो तुम देखो लेकिन जो विगत है पास्ट है उसको भी तुम देखो, ध्यान में रखो, है ना। 1975 की बात हुई, लेकिन 1950 इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी और उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि वो भी नेपाल को कुछ खास पसंद नहीं आई। उस ट्रीटी में क्या हुआ था? ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ट्रीटी बहुत, देखिए वो ट्रीटी का एक संदर्भ था, एक पृष्ठभूमि था। वो ट्रीटी डेमोक्रेटिक रिजिम ने साइन नहीं किया था, एक राणा रिजिम ने साइन किया था। लास्ट मुझको लगता है चंदा शमशेर इन्होंने साइन किया था। तो इन लोगों जब साइन किया तो वहाँ पे ट्रीटी में काफ़ी सारे धारा है, 8, 9, 10 होगा। जैसे एक धारा में था कि भारत सरकार को बिना बोले बिना अवगत कराए नेपाल आर्म्स नहीं ला सकते, है ना। और दूसरी था कि नेपाल का जो विदेश नीति है वो भारत सरकार को अवगत कराना चाहिए, वह भारत सरकार उसके ऊपर सलाह देगी, ये राय देगी। और 7-8 में था कि नेपाली लोग
भारत में आके नौकरी कर सकते हैं, और भारतीय लोग नेपाल में जाके ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। और व्यापार में बिना रोक टोक, क्योंकि नेपाल का अपना बंदरगाह नहीं है, पोर्ट नहीं है, तो ये लोग इंडिया लॉक्ड है वो कुछ लोग कहते हैं ट्रांजिट फैसिलिटी। हाँ। लेकिन अब देखिए 70-80 का दशक में दो नेपाली लोग बोलने लगे कि देखिए ये जो भारत नेपाल का उसका जो मर्म था वो था खुला सीमाना। हालांकि ओपन बॉर्डर कहीं नहीं लिखा है कि भारत एंड इंडिया एंड नेपाल विल हैव एन ओपन बॉर्डर, कहीं नहीं लिखा है, राइट। लेकिन और इनका जो कहना था कि ओपन बॉर्डर होने से हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो सोवरेन स्टेटस है, वो में उसमें काफ़ी आघात पहुंचा है नेपाल ने कहा, नेपाल का। और दूसरी बात उन लोगों ने करने लगा कि जो नेपाल और भारत के साथ कोसी और गंडक का जो रिवर का प्रोजेक्ट था, वो भारत ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया उसमें से। तीसरी उनका कहना है कि नेपाली लोग जो जाते हैं भारत में छोटा मोटा काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो भारत से नेपाल में आते हैं वो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, भारी भारी व्यापार करते हैं, इंडस्ट्री करते हैं, ये करते हैं, है ना। तो इन लोगों को लगा कि ट्रीटी काफ़ी नेपाल असमान है ना, उसमें विषमता है, और तो इन लोगों ने इसको हाईलाइट किया। इसके ऊपर इसके साथ साथ क्या हुआ कि आपको पता है दार्जिलिंग में गोरखालैंड मूवमेंट हुआ सुभाष घिसिंग का नेतृत्व में, और सुभाष घिसिंग जी ने 2 सवाल उठाए। हम लोग जो भारतीय गोरखा है, नेपाली भाषी है ना, सिक्किम में रहते, देहरादून में रहते, दार्जिलिंग में रहते, हमारी आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर दिया नेपाल का नेपाली लोग आके। आज कोई दार्जिलिंग का, सिक्किम का लोग कलकत्ता गया तो बोलता कि नेपाल से आयो, है ना। तो सुभाष घिसिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कि ये ट्रीटी का धारा 7 और 8 को ख़त्म कर दो, ताकि नेपाल का लोग यहाँ आ ना सके और हमारी आइडेंटिटी बचे, डाइल्यूट ना हो। इसीलिए उसने एक बहुत बड़ा गोरखालैंड मूवमेंट का, ऐतिहासिक था वो था, है ना, लेकिन गोरखालैंड मूवमेंट का एक बहुत बड़ा मजबूत आधार ये भी था, उसने भी हाईलाइट कर दिया, है ना। तो ये काफ़ी सारे मिलके हो गया। लेकिन अब देखिए ट्रीटी के कई धाराएं अब इरेलीवेंट है, माने वो धारा रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। जैसे भूटान का 1949 का भूटान इंडो भूटान ट्रीटी था, उसमें कई धाराएं दे आर नॉट रेलिवेंट एट ऑल एंड नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। इसीलिए उन लोगों ने 2007 में एक नया इंडिया भूटान ट्रीटी किया। अभी भी नेपाली लोग वही चाहते हैं कि हमारी ट्रीटी खारिज मत करो, एब्रोगेट मत करो, लेकिन इस ट्रीटी को नई तरह से जो अभी सोच है नेपाल का, भारत का, अच्छा, उसको ठीक तरह से आप रख लीजिए, अच्छा, है ना। तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि एक है पक्ष जो एब्रोगेट करना चाहता है, टोटली खारिज कर दो, बॉर्डर बंद कर दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बॉर्डर से, खुला बॉर्डर से नेपाली नेशनल्स को इतना फ़ायदा हुआ है, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सब एकदम बहुत फ़ायदा हुआ। इसको एब्रप्टली आप अगर बंद कर देंगे तो काफ़ी परेशानी होगी। भारत पर एक आरोप नेपाल लगाता रहा कि इसका बिग ब्रदर एटीट्यूड है, जिसको लेकर भारत की सरकार ने कई दफ़े साफ किया है कि वो एल्डर ब्रदर एटीट्यूड है, हम परवाह करना चाहते हैं आपकी, धौंस नहीं जमाना चाहते जैसे वेस्ट में होता है। हालांकि उसमें नेपाल का ये भी कहना है कि एल्डर ब्रदर भी क्या हुए आप, मतलब कुछ लोगों का कहना है हम ज़्यादा पुराने राष्ट्र हैं आपसे, हम हमेशा आज़ाद भी रहे हैं, और 47 के हिसाब से देख लो, आप तो अभी आज़ाद हुए थे,
और कभी अंग्रेज का रूल नहीं था हमारा। हमारे तो कभी अंग्रेज का रूल नहीं था। अब वो कैसे नहीं था, क्या नहीं था, वो तो एक अलग कहानी है। दूसरा कि जब अंग्रेज चले गए तो बहुत सारे नेपालियों को, सोसाइटी को ये उम्मीद थी कि भारत क्योंकि गणतंत्र है तो राणाओं का साथ भारत नहीं देगा, बल्कि नेहरू लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआत में भारत ने सब स्टेटस को रखा, जैसे हर जगह रखा, हर मामले में रखा कि अंग्रेज जैसा जो व्यवस्था करके गए हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे। बाद में धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां थी, भारत ने वो सेटल कर ली, फिर जो हुआ सो हुआ। तो शुरू में ही जो नेपाल भारत की पटरी है वो उस तरह खा भी नहीं रही जैसे हमें पता चला कि नहीं नहीं नहीं, शुरू से सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा हमेशा से लगा नहीं। पर अब धीरे धीरे जब नेपाल ये कह रहा है, नेपाल की मांग है कि भाई हमें इक्वली आप ट्रीट करें, आप ये बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर छोड़ दें, वाकई इस आरोप में कोई सच्चाई है? मतलब मैंने एक बहुत लंबी टाइमलाइन खींच दी इसमें, लेकिन क्या वाकई इन आरोपों में कोई सच्चाई है, या फिर ये वहाँ भी कुछ लोग केवल असंतोष पैदा करने के लिए नेपालियों के अंदर ये आरोप लगाते हैं भारत के प्रति? नहीं, देखिए, हम, भारत एक विशाल राष्ट्र है, हमारे पास सब कुछ है ना। और नेपाल ऐसे राष्ट्र है, वो काफ़ी राणा शासन के, वहाँ पे जो कानून था, नियम था, और जहाँ पे वहाँ पे रूल था, तब बहुत ये लोग बहुत परेशान रहे। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, अब इतना साल तक नेपाल को और नेबरिंग कंट्रीज़ को, है ना, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सब देखने के बाद, ये सब अध्ययन करने के बाद, और दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को देखने के बाद, मैं तो यही बोलता हूँ, देखिए, छोटा राष्ट्र और बड़ा राष्ट्र का सोवरेंटी, छोटा राष्ट्र का छोटा नहीं होता है, बड़ा राष्ट्र का बड़ा नहीं होता, राष्ट्र का। और हमारी कई एक्शंस से नेपाल को लगता है, बांग्लादेश को लगता है, भूटान को लगता है, पाकिस्तान को भी लगता होगा कि भारत का जो सोवरेंटी है वो हमसे बड़ा है। और ये प्रश्न हो जाते हैं जब भूटान में, म्यांमार में, है ना, हिस्टोरिकली आप देखें तो एंटी इंडिया फीलिंग क्यों आता है। तो ये तो बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आपका जो सोवरेंटी है वो आप जितने सोवरेंटी को कह रहे महत्व देते हैं, हम भी हमारी सोवरेंटी को उतना ही महत्व देते हैं, और आपका सोवरेंटी को भी हम महत्व देते हैं। आपका सोवरेंटी नहीं, जैसे अमेरिकन्स लोग सोचते हैं कि हमारी सोवरेंटी भारत से मजबूत है, हमारी सोवरेंटी व्यापक है, विशाल है, कनाडा से मजबूत है ना, कनाडा से मजबूत है, इसे अपना प्रांत बना लो, हाँ, ग्रीनलैंड से मजबूत है हम, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे नहीं ला सकते। और लोग, हमारी नेबरिंग कंट्रीज जब भी विड्रॉ करते हैं, कोऑपरेशन में जाते हैं, सार्क में जाते हैं, बिम्स्टेक में जाते हैं, BBI में जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियली कोऑपरेटिंग, ये लोग विड्रॉ करता है। क्यों? दिस इज विड्रॉल सिंड्रोम। अच्छा, है ना, ये लोग विड्रॉल सिंड्रोम है, दे विड्रॉ बिकॉज इनका सोच ऐसा है। पर नेपाल के साथ ये तो समस्या हमेशा रही है। जब अंग्रेज़ों के साथ राणाओं का संबंध बना तो भी राणा हमेशा इस बात से परेशान रहते थे कि पता नहीं अंग्रेज़ कब हमें अपने में मिला लें। कई अंग्रेज़ गवर्नर जनरल की राय भी यही थी कि यार आप नेपाल के साथ इतना किया है, मिला लो। नेपाल की लकड़ी चाहिए थी ना, तो नेपाल को मिला लो, नेपाल की लकड़ी काटो और बना लो पटरियाँ। लेकिन अंग्रेज़ों ने वो नहीं किया, क्योंकि उनकी भी समझ में धीरे धीरे चीज़ें आई कि थोड़ा सा कठिन है, जटिल है नेपाल का मामला। तो उन्होंने एक व्यवस्था बना ली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राजा ने कहा कि अब पेपर साइन कर दीजिए, क्योंकि बार बार हमारे दिमाग में चलता रहता है कि पता नहीं आप कब आ जाओगे। तो ये तो नेपाल की ऐतिहासिक प्रॉब्लम है, इसका इलाज भारत कैसे करेगा? नहीं, इसका इलाज भारत कर सकता है ना। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा पहल है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में गत 10-12 साल में जो काम किया, मैंने एक रूपांतर काम वाला देने वाला काम किया है ना। जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम था कनेक्टिविटी का,
इन्होंने क्या किया कि चार पक्षीय कनेक्टिविटी शुरू किया। एक तो आसाम के अंदर, मिजोरम के अंदर, दूसरा मिजोरम और आसाम के बीच, व आसाम और मेघालय के बीच, और तीसरा आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट और भारत जो अन्य भाग है भारत का बीच, तीसरा, और चौथा जो मेघालय, आसाम, नागालैंड, मणिपुर है उसके साथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो 4-वे कनेक्टिविटी किया है। लेकिन नेपाल के साथ, भूटान के साथ हमने बहुत कनेक्टिविटी का काम किया, लेकिन इसको और व्यापक नहीं बना सका। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत को कि भूटान को दक्षिण तरफ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेपाल को दक्षिण तरफ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, ताकि नेपाल उत्तर तरफ देखे ही नहीं। हाँ, मतलब चीन की तरफ ना देखे। हाँ, है ना, भूटान उत्तर तरफ देखे ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इनको साउथवर्ड इंगेजमेंट कैसे लाएंगे, है ना। तो साउथवर्ड इंगेजमेंट में हमने तो बहुत बार कहा, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भूटान को, नेपाल को पार्टनर बनाओ, बांग्लादेश को पार्टनर बनाओ। कोई भी नेपाली लोग आएगा नीचे, आसाम जाएगा, मणिपुर जाएगा, हम जो ट्राइलैटरल हाईवे बना रहे हैं भारत, म्यांमार और थाईलैंड IMT बना रहे, उसमें जाने दो बस, है ना। तो इस तरह का सोच क्यों नहीं होता? लेकिन इससे उनकी वो नर्वसनेस कैसे खत्म होगी कि भारत कभी हस्तक्षेप नहीं बंद करेगा, पता नहीं हम लोग कब तक अपनी जो सोवरेनिटी है बचा कर रखेंगे? क्योंकि नर्वसनेस इसीलिए आता है कि आप डिपेंडेंस बना देते, इंटरडिपेंडेंस नहीं। आज जो बांग्लादेश के साथ हमारी प्रॉब्लम हुई, हम लोग आज सब बांग्लादेश का नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव बात बांग्लादेश का ये है कि बांग्लादेश एक ही राष्ट्र है जो पूरी चिकन नेक को इग्नोर करके हमारी फुलबारी कॉरिडोर से दे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट जाने का रास्ता, और वो हो रहा है। 1997 में प्राइम मिनिस्टर गुजराल के साथ उन्होंने बोला आप भी चलिए काठमांडू, मैं गया और बातचीत हुई, और हमारी एक रिक्वेस्ट थी उनको, उन्होंने पूछा मुझको कि आप नेपाल में क्या करना पड़ेगा। तो हमने 2-4 प्रपोजल दिया, सर ये लोग ये मांग रहे, कई साल से मांग रहे। तो उस वक़्त हम कई थे वहाँ पे, उन्होंने हम लिख के दिया कि आपको फुलबारी कॉरिडोर देना पड़ेगा। फुलबारी कॉरिडोर माने नेपाल का जो काकरी भित्ता है, ईस्टर्न नेपाल का, उसको दार्जिलिंग जिला के सिलगढ़ी को थोड़ा सा जोड़ के बांग्लादेश जाने के लिए 27 से 35 किलोमीटर वो रास्ता दे दीजिए, है ना। और भारत सरकार ने 40 साल 50 साल तक ये रास्ता नहीं दिया, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। और कहकर और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इसीलिए है क्योंकि उस इलाका से आपका नक्सलबारी आती है, जहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुई थी, कानू सन्याल, है ना, नक्सलबाड़ी गांव जो है। बिल्कुल वो नक्सलबारी होके ही हो जाता है ना। लेकिन जब 1997 में प्रधानमंत्री ने नेपाल में घोषणा की कि नो, हम आपको फुलबारी कॉरिडोर देंगे, है ना, तभी तो शुरू हुआ। अगर ये फुलबारी कॉरिडोर को आज, है ना, आप मजबूत करेंगे, फुलबारी कॉरिडोर को आप देंगे, तो ये कॉरिडोर चिकन नेक का ऑल्टरनेटिव होगा। और ये कॉरिडोर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और नेपाल को जोड़ने के लिए एक मजबूत इकोनॉमिक प्रोसेस रहेगी, है ना। तो इंडिया हैज़ टू थिंक बिग। चलिए कॉरिडोर दे दें, लिपुलेख वाला कैसे सुलझेगा? देखिए उसके बारे में भी बातचीत शुरू होना। वैसे मैं आपसे टोक के बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेपाल को वैसे कोई खास चिंता नहीं है, लेकिन जब चीन पुश करता है तो वो बात करते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए नेपाल और भारत के बीच जो सीमाना का तर्क वितर्क है ना, जो वो कोई नई बात नहीं है। हाँ, नया तो नहीं है, बिल्कुल नई बात है, क्योंकि हमारी जनरेशन के लिए नया है। हाँ, जिन्हें नहीं पता। हाँ, क्योंकि सीमाना ऐसा है, सीमाना आप
यहाँ पे एक ड्रेन है, भारत और नेपाल का सीमाना एक ड्रेन है। आप ड्रेन का उस पार जाओ तो नेपाल, इस पार आओ तो भारत, है ना। एक 2 बाई 2 फीट का एक पिलर है ना। पिलर में आप 3 राउंड लगाइए, एक राउंड नेपाल, एक राउंड भारत, दूसरा राउंड नेपाल, ऐसा सिस्टम है। तो जब लिपू लेक का बात आया तो कम से कम ये जो बातचीत शुरू हुआ था, ये हुआ था कम से कम 2019 के पूरा साल तक नेपाली लोग ने काफ़ी सारे है ना, नेपाल में भी ये लोग डिस्कस करने लगा। और हमने इसके बारे में आके भारत सरकार को बोल भी दिया था, इस तरह का वहाँ पे बातचीत हो रही है, इसमें हमको सतर्क रहना चाहिए, बातचीत शुरू कर, लेकिन सुना ही नहीं किसी ने। और आके 2020 में डिक्लेयर भी कर दिया, है ना। तभी भी बातचीत शुरू नहीं हुआ, है ना, ठीक तरह से बातचीत शुरू नहीं हुआ। और तभी आके फिर नेपाल ने अपने करेंसी नोट में लिपू लेक का मैप डालना शुरू कर दिया टेक्स्ट बुक। तो ये आप कह रहे हैं कि हम इग्नोरेंट रहे? और नहीं, इग्नोरेंट नहीं, हमारा फॉरेन पॉलिसी जो हमारी विदेश नीति हम लोग करते हैं, वो थोड़ा लार्जर कंसल्टेशन होना चाहिए। देखिए ना, क्योंकि नेपाल भारत का संबंध सिर्फ सरकारी संबंध नहीं है, ये सरकारी 4 प्रकार का संबंध है नेपाल और भारत का, है ना। उसमें से सरकारी संबंध, सरकार का संबंध एक है ना। पहले तो हमारा संबंध है, सबसे मजबूत संबंध पीपल टू पीपल। आप जाते हैं वहाँ, शादी करते हैं, आते हैं ना, जैसे रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। दूसरा संबंध है हमारा सिविल सोसाइटी का, यहाँ के साहित्यिक लोग, यहाँ के लेखक लोग, पत्रकार लोग जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, राइटर्स साहित्य में करते हैं, संगीत में करते हैं ना। और तीसरी हमारा निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में ट्रेड करते हैं, और उसके बाद सरकार आते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पूरी भारत और नेपाल का संबंध सरकारी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी तो मतलब आप कह रहे हैं पॉलिसी बनाते हुए हर बात का ख्याल रखो भाई, और लार्जर कंसल्टेशंस कीजिए। आज बांग्लादेश का साथ जो हमारी संबंध माने एक चिंताजनक संबंध हुआ, इसमें आप लार्जर कंसल्टेशंस रखिए। ठीक है, सरकार आप डिसीजन निर्णय लेंगे, लेकिन कंसल्टेशंस आप सिविल सोसाइटी से कर लीजिए, एकेडमिक्स से कर लीजिए, जर्नलिस्ट से कर लीजिए, किस तरह से होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन आ जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, आप एक समिति के मेंबर हैं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिसमें भारत और नेपाल दोनों सरकारों ने वो समिति बनाई थी, है ना। कुछ प्रमुख लोगों की आप उसमें से एक हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी सरकारों को ये सुझाव दें कि किस तरह से हमारे संबंध बेहतर होंगे। तो मेरा आखिरी सवाल भी इससे जुड़ा है। अब जो कुछ नेपाल में हो रहा है, जो हम यहाँ बैठ कर देख रहे हैं कि एक रस्साकशी है ना, तो इस समुद्र मंथन में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये तो नेपाल की नियति है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है या हमें कुछ नहीं करना है, ये ध्यान में रखते हुए भी कि चीन का जो फ्लर्ट करना है नेपाल से, वो फ्लर्ट भी असली है, अमेरिका के या रूस के या पाकिस्तान भी शामिल हैं, उनके हित भी प्रैक्टिकल हैं, असल में हैं, सच में हैं। और नेपाल एज अ नेशन इस बात के लिए आज़ाद है कि वो किसके साथ क्या करे। जैसे भारत आज़ाद है कि हम अमेरिका से भी मदद ले सकते हैं, रूस से भी ले सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो भी असली है। IC-814 वहीं से हाईजैक हुआ था और उस तरफ चीन खड़ा है। तो ये सारे सिनेरियोज ध्यान में रखते हुए मैं संक्षेप में चाहूँगा कि आप बताएं कि आपकी क्या राय है। देखिए, भारत की जो नेपाल में एक प्रभावशाली स्थान है और एक ऐतिहासिक पारंपरिक स्थान है, वो किसी राष्ट्र का भी नहीं है, है ना। एक बार एक नेपाली जर्नलिस्ट ने कहा कि नेपाल और चाइना के संबंध तो ये जो मोबाइल फ़ोन में कार्ड डालते हैं ना, टॉपअप डालते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। जिस दिन टॉपअप ख़त्म होगा, संबंध भी ख़त्म होगा। माने लेन देन का संबंध है उनका, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। इसमें कोई इमोशंस नहीं है,
कोई परंपरा नहीं, कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हमारा तो सब है। तो इसीलिए मैं कभी सोचता हूँ भारत का जो फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है नेपाल में, वो जो अभी भी हम लोग सोचते हैं कि 70 का नेपाल, 60 का नेपाल, 80 का नेपाल, 80 दशक का नेपाल अभी भी वही नेपाल है ना। लेकिन नेपाल का जो आंतरिक परिवर्तन है उसमें इतना व्यापक परिवर्तन आया है, आप देख लीजिए ना, है ना। आप जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी था नेपाल में 50 के 60 के दशक में, सब डॉक्टर नेपाल में जितने भी थे सिर्फ भारत से डिग्री लेके गए, जितने भी स्कॉलर्स थे भारत से डिग्री, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ट्रेनिंग, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी था। और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 50, 60, 70, 80 का दशक तक काम किया हमारे भारत के लिए। हमारे तो मनीषा कोइराला भी है। हाँ बताइए, मतलब सिनेमा तक में है, देखिए, है ना। आप कोई भी क्षेत्र में देखिए, लेकिन अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं वहाँ पे। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी शॉक्स एब्जॉर्ब करते थे कि अगर भारत के खिलाफ कुछ हुआ तो दे यूज्ड टू से ए नो, लेट्स नॉट डू दिस, इंडिया इज सो क्लोज टू अस। अभी वो करने वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं। तो भारत सरकार को कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरह से बिल्ड करना है, एमोंग द जर्नलिस्ट, एमोंग द लिटरेरी फिगर्स, एमोंग द स्पोर्ट्स, एमोंग बिजनेसमैन, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करना है ना। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगा तब तक नेपाल विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू मैनेज फॉर इंडिया। मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज, you go to Thamel today in Kathmandu. It is beyond expectation that they have a spa, they have a hotel, they have a trade center. They are in a place like, critical place like Thamel. Go to the border areas, go to different districts and provinces. And the way the Chinese take Nepalese politicians, Nepalese policy makers to China in such group and influence them, that shows that they are trying to do a constituency for China. और कन्फ्यूशियस सेंटर्स वगैरह वो तो वो सब। और हमारे लिए इस तरह का पब्लिक डिप्लोमेसी में हम लोग वी आर फार बिहाइंड। हालांकि एवरीबडी टुडे ऑल्सो, इफ देयर इज nobody goes to China for treatment. Everybody comes to India, to Bangalore, to Delhi, to anywhere, right? So we must take advantage of this and we must build our goodwill. लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी बिल्ड गुडविल है उसको भी ख़त्म करे। जैसे आई एम टोटली अगेंस्ट द 2015 what you call it blockade by India. India says no, it was not our blockade. इंडिया का तो ये कहना था कि हमारे ट्रक जल जाते, कैसे भेजते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक गैस का सिलेंडर एक नेपाली ने 10,000 रुपये में खरीदा। वो उनको अभी भी याद है। मैं बहुत सारे यूट्यूब के उन वीडियोस के नीचे अभी भी कमेंट पढ़ता हूँ, या अभी हाल में भी जो कुछ इंटरव्यूज़ हुए नेपाल के विषय में, तो नेपाली वहाँ पर जो कुछ कमेंट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें वो याद है अभी भी, पर उन्हें ये याद क्यों नहीं है कि हमने एक पाइपलाइन बिछाई है और हम उन्हें पेट्रोल सस्ता पहुँचाते हैं रिफाइनरी से। उन्हें ये क्यों याद नहीं होता? एक हमारे खर्चे पर। जनरेशन की बात है ना, एक जनरेशन की बात है। आप देख लीजिए जो, और 2015 का जो ब्लॉकेड हुआ, वो ब्लॉकेड इमीडिएटली आफ्टर दी अर्थक्वेक, मैसिव अर्थक्वेक, जिसमें हमने सबसे पहले जाके मदद की थी। एक तरह आप गुडविल क्रिएट करते, दूसरी तरह अपने आप गुडविल से, बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशंस। मैं देख रहा था उस वक्त नेपाल के कुछ अखबार वगैरह, उसमें भी ये था कि भारत ने मदद की लेकिन भारत एहसान दिखा रहा है। You get it? मतलब हम अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहे। लेकिन अमेरिकन लोग ये नहीं करते, चाइनीज लोग एक नहीं करते, जापानीज लोग ऐसा नहीं करते, सोफिस्टिकेशन के साथ करते हैं जो करना होता है। बिल्कुल, जैसे इंडो पैसिफिक पॉलिसी, अमेरिकन्स वुड लाइक टू टेक इट टू नेपाल, है ना, एंड बिकॉज अमेरिकन्स वुड लाइक टू स्टॉप चाइनीज राइट एट देयर डोर स्टेप, सो द बेस्ट कंट्री टू डू इज इंडिया, म्यांमार, Bhutan, Nepal. So you give all kinds of support. मैंने इतना सॉफी, whereas Indo-Pacific के साथ नेपाल का क्या संबंध है?
बताइए, वेरी स्पेसिफिक, हाँ, वेर इज कहाँ और कहाँ वो, देन बताइए, बिल्कुल। डू यू गेट इट? सो द सोफिस्टिकेशन, और हमारी देश में अभी सोफिस्टिकेशन एक तो होना चाहिए, दूसरी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होना चाहिए कि ऐसा ही स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस में 1960 का दशक में क्या किया था, वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है हमारे लिए अभी भी। कभी कभी देखता हूँ कि हमारा फॉरेन पॉलिसी में इस तरह से काम होता है, अरे काश इसको ये भी पता होता कि हमने इसको इस तरह का स्थिति को ऐसे डील किया था, ऐसा टैकल किया था बांग्लादेश में, है ना। जब बांग्लादेश के में ये करते वो करते, नो, वी शुड नो दैट बांग्लादेश हैड हाँ, बेगम जिया, एंड बेगम जिया वाज अ लेडी द प्राइम मिनिस्टर हु सेड दैट कि हम इंडिया को नॉर्थ ईस्ट हमारे रास्ते होके जाने नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया अपना फ्रीडम फाइट, जो नॉर्थ ईस्ट का जो फ्रीडम फाइटर्स है, रेबल्स है, उसको हमारे रास्ता आर्म्स लेके जाके उसको क्रॉस करेगा। इस तरह का सिचुएशन था, मैंने एवरीबडी हैज फॉरगॉटन दैट, लेकिन हमने डील किया, देन वी डेल्ट, राइट। वैसे ये जो कमेटी है और ऐसी जो कमेटीज अब बनती हैं, मैं फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, कोई सरकार, अब हमारी सरकार मतलब सीरियसली इनके सुझावों को, आग्रहों को लेती है? देखिए, उस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर तो आपने कई सरकारों के साथ काम किया है। मेरा इंटरेस्ट इस सरकार में इसलिए है क्योंकि अभी हमारा जो भविष्य है वो इसी सरकार की नीतियों और फैसलों पर टिका है। बिल्कुल। मैं तो देखिए, ऐसा भी नहीं हुआ कि सरकार ने, मैं तो कई कमेटी में रहा, नेशनल कमेटी में, है ना, और सरकार ने इम्प्लीमेंट भी किया है। आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी थे। ओके, 2008 से 10 में तो मैं था, तो हम लोग सुझाव देते थे, बॉर्डर ऐसा, बॉर्डर लैंड में ऐसा होना चाहिए, बॉर्डर ऐसा होना चाहिए, है ना। मैंने सुझाव मानते भी है सरकार, लेकिन ऐसा भी होता है कि आज दिया हुआ सुझाव 10 साल बाद माने। तब तक तो चैलेंज और सुझाव दोनों बहुत बदल जाते हैं। लेकिन नथुला में, हाँ, नथुला में जब वाजपेयी साहब चाइना गए थे तो हमने सुझाव दिया, सर आपने लिपु लेक खोल लिया, सिपकिला खोल लिया, अब सिक्किम भी खोल लीजिए, इसका तो ऐसा ऐतिहासिक ऐसा महत्व है, कर दिया और खोल भी दिया। और हमने हमारी रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि ट्रेड ठीक है तिब्बत के साथ, लेकिन ट्रेड के साथ साथ कैलाश मानसरोवर जाने वाला रास्ता 2015 में खुलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एग्रीमेंट साइन करके 2015 से में ही 15 में ही खोल दिया। भी ऐसा भी हुआ हो तभी तो ठीक है सर। बातें बहुत सारी हैं, मतलब मैं देख ही रहा था कि नेपाल तो बस एक हिस्सा भर है आपके इतने तजुर्बे का, लेकिन इसके अलावा भी कभी भूटान पर बात ज़रूर करेंगे, चीन पर भी करेंगे। आपको बहुत काम है, आप गए भी हैं, आपने पढ़ाया भी है। तो डॉक्टर महेंद्र पी लामा, आपके आने से जो आज 4 चांद लगे हैं पढ़ाकू नितिन में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यस, तो बहुत इंतज़ार था आपका। तो पढ़ाकू नितिन के संग में मुझे उम्मीद है कि नेपाल को लेकर बहुत सारी चीज़ें एक हद तक साफ़ हुई होंगी। मुझे याद है कि हमने एक पॉडकास्ट पहले भी नेपाल पर किया था और तब स्थितियां कुछ और थीं, आज स्थितियां कुछ और हैं। तो हर बदलते साल के बाद, हर बदलती पीढ़ी के साथ चैलेंज बदल जाते हैं और जैसे सर ने कहा सुझाव भी बदल जाते हैं। तो कई किताबें आपने रेफरेंस में बोली हैं, मुझे उम्मीद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मानव जो हैं हमारे प्रोड्यूसर आज के अंक के, उनके नाम लिख देंगे। और नेपाल की चीज़ों को समझने के लिए, नेपाल को समझने के लिए उनको किताबें आप ज़रूर खरीदिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि पॉडकास्ट चाहे कितना लंबा हो, किताबों का कोई विकल्प है नहीं। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुरुवार मिलते हैं।